सभी साथियों को दीर्घ संज्ञान का नमस्कार। सभी देशवासियों को नववर्ष की नई सोच, नई उमंग, नए उत्साह के साथ धम्ममय बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज हम एक गंभीर मसले पर चिंतन मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। समय की रफ्तार के साथ खुशहाली आती है, लेकिन हमारे देश में पिछले 70 सालों से आजादी के बाद खुशहाली के बजाय मानव जीवन में बदहाली ही बदहाली आई हुई है। 70 सालों में लोगों के जीवन में, देश के नागरिकों के जीवन में सैकड़ों समस्याएं पैदा हो गई हैं। हमारे समाज में जाति नफरत, धार्मिक उन्माद, शोषण, अन्याय और अत्याचार दिन ब दिन पनपता जा रहा है। ये गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। इसी समस्या पर चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं महान समाजवादी और राजनीतिक चिंतक, लेखक और संविधान निर्माण के मर्मज्ञ डॉक्टर राजाराम जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारी इस गंभीर चर्चा में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आजादी से पहले अशिक्षा, गरीबी और अत्याचार, शोषण के क्या कारण थे? धन्यवाद जी, गिरीश जी। हमारी तरफ से भी आपको और देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जो आपने प्रश्न हमसे पूछा है उसका ऐतिहासिक उत्तर है। हमारे देश का इतिहास ये कहता है कि केवल 5000 वर्ष पुराना ही है और जो वैदिक युग से शुरू होता है। उस वक्त ऋषि मुनियों का देश था, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था भी थी उसी वैदिक युग में, जो कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाई। वो थी चतुर्वर्णी व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में से 3 जो वर्ण हैं ये सवर्ण वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं को सारे अधिकार थे, संपत्ति का, शिक्षा का, शस्त्रों का, व्यवस्था का, इन्हीं का शासन था। और जो ये अल्पसंख्यक था, थोड़ी सी संख्या में था, उसका 1/3 भी नहीं था। और बहुसंख्यक वर्ग जो था, शूद्र, वो इन सब चीजों से वंचित रखा गया, कमजोर रखा गया और उससे केवल सेवा का कार्य लिया गया। उसे संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, शस्त्र का तो सवाल नहीं उठता था। तो ये कहा गया कि ये ईश्वर ने बनाई है, ब्रह्मा ने बनाई है, ये धार्मिक है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, इसलिए इसमें कोई फेर बदल ही नहीं हो सकता। वास्तव में अगर गहराई से आप इसको समझेंगे तो ये एक आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, ताकि एक छोटा सा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सशक्त रहे, मजबूत रहे और बहुसंख्यक वर्ग पर वो अपना शासन चला सके। ये उस वक्त की अर्थव्यवस्था थी, जिसे धर्म व्यवस्था कहा गया। इसलिए वो वंचित ही था और उसको कोई संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं था। बदहाली में वो वर्ग था। यही व्यवस्था थी उस वक्त। धन्यवाद सर। सर ने जैसे कि बताया कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, उसके वजह से लोगों के जीवन में बदहाली थी। और सबसे महत्वपूर्ण सर ने आज जो एक बात रखी है, बात उठाई है, वो रखी है कि जो धर्म व्यवस्था है या जो वर्ण व्यवस्था थी, वो एक आर्थिक व्यवस्था है, जिससे लोगों के जीवन में डिफरेंस पैदा किया जा सकता है, उनमें ऊंच नीच आर्थिक और सामाजिक पैदा की जा सकती है। बहुत ही गंभीरता से सर ने इसका जवाब दिया। सर, जैसे कि आजाद देश हो गया हमारा संविधान लागू हो गया, संविधान के हिसाब से समानता हमारे लोगों के बीच में आ गई, तो संविधान होते हुए भी
आज बहुसंख्यक वर्ग की दुर्दशा क्यों है? देखिए, विद्वानों ने कहा है कि आर्थिक समानता की कोख से ही सामाजिक समानता पैदा होती है। दूसरे शब्दों में आर्थिक विषमता से सामाजिक विषमता पैदा होती है। तो जो हमारा समाज है, जब हमारे यहाँ विषमता है, आर्थिक विषमता है और सदियों से चली आ रही है, उसमें लोकतंत्र के नाम पर भी कोई फेरबदल नहीं किया गया। समता लोकतंत्र का पहली शर्त है, समता। समता है ही नहीं यहाँ, हर स्तर पर विषमता है। तो यहाँ लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो लोकतंत्र एक मुखौटा है और अंदर से एक तरह से तानाशाही है, अर्थ सामंती व्यवस्था है, साहूकारी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, लोकतंत्र नहीं है। हाँ, इस वर्ग विशेष के लिए जरूर लोकतंत्र है, जिसे सवर्ण कहते हैं, क्योंकि उसी ने अपने हिसाब से इस लोकतंत्र का गठन किया है। बहुसंख्यक वर्ग के लिए यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं, और समता समानता तो कहीं है ही नहीं। जो कहते हैं कि संविधान में समता है, समानता है, वो तो राज्य के नजरों में है, कानून की नजरों में है। राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है? राज्य है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और उसके प्राधिकार, वो सभी को समान दृष्टि से देखेंगे। कानून किसी को भी भेदभाव के साथ न्याय नहीं करेगा। कानून की नजरों में समानता है, राज्य के नजरों में, लेकिन समाज में असली विषमता तो समाज में है। सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक विषमता है। इसके लिए संविधान, इसको दूर करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, किसी तरह का कोई अनुच्छेद नहीं है, इसलिए आज भी विषमता बनी हुई है। लेकिन सर, कहा जाता है कि जैसे देश की आजादी में पूरे भारतवर्ष के लोगों का, हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों का योगदान था, संविधान निर्माण में हर वर्ग के का प्रतिनिधित्व था, फिर ये विषमता सर क्यों है? नहीं, ये गलत कहा गया है कि सबका योगदान था संविधान निर्माण में। सबसे बड़ी बात, एक खास बात है कि संविधान का जो मताधिकार था, जिस मताधिकार के रास्ते से इस संविधान बना है, उसमें शर्त ये थी कि जिनके पास संपत्ति हो, जो शिक्षा हो और जो सरकार को टैक्स देता हो, तो ये मुख्य 3 शर्तें थी। और भी थी, लेकिन ये मुख्य 3 शर्तें थी। जो पूरी करता है वही मतदान का अधिकारी होगा। और ये 1931 की जो जनगणना हुई थी, उसके तब ये तैयार हुआ था। उसी से प्रांतीय असेंबलियां और जो केंद्रीय असेंबलियां बनी है, उन्हीं के द्वारा संविधान सभा का चुनाव हुआ है। तो वो वर्ग विशेष जो उस वक्त आता था, जो हमारी जनसंख्या थी, उसमें 11.5% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। तो वो वही शूद्र वर्ग, वो सवर्ण वर्ग था, सॉरी, वो सवर्ण वर्ग ही था। बाकी शूद्र वर्ग तो वंचित था सदियों से, जो बाद में बैकवर्ड कहलाया, अनुसूचित जाति जनजाति कहलाया, इसमें बांट दिया गया। वो तो वंचित सदियों से था, तो उसका कोई, उसके पास था ही नहीं, ना संपत्ति थी ना शिक्षा थी, तो उसका तो कोई प्रतिनिधित्व था ही नहीं संविधान सभा में। एक आध कोई इक्का दुक्का पहुंच भी गया तो उससे होता क्या है? ज्यादातर तो वही वर्ग था, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था में सवर्ण वर्ग था, वही वर्ग था संविधान सभा में। और उसी वर्ग ने इस संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया अपने हिसाब से। तो जैसा कि सर आपकी जानकारी के हिसाब से ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है कि संविधान निर्माण में जो डॉक्टर साहब ने जो जिस तरह से संविधान को समझा है, निर्माण प्रक्रिया को समझा है, उसमें केवल एक कुलीन वर्ग का, एक एलाइट क्लास का ही प्रतिनिधित्व था। उन्हीं ने अपने हिसाब से संविधान को बनाया। तो इसी वजह से आज बहुसंख्यक वर्ग के लोगों में जो दुर्दशा का कारण है वो यही है मैन, कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं था उसके अंदर, तो उनके लिए समस्याओं का समाधान का उसके अंदर प्रावधान कहाँ से होगा सर? तो ऐसे में आज इन परिस्थितियों में जो देश में संविधान तो लागू है ही, और हम 70 सालों गुजर के भी आगे आ गए हैं, समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, समाधान का कोई रास्ता है कि नहीं?
देखिए, पहले तो ये समझिए कि संविधान में जो एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ही संविधान बनाया है। जो संविधान सभा चुनी गई थी उसमें 296 सदस्य तो चुन करके आए थे और 73 नॉमिनेटेड सदस्य थे जो उस वक्त के जो राजा महाराजा थे उनकी तरफ से नामित थे। 389 सदस्य थे संविधान सभा में। कि सारा का सारा वही एक वर्ग था, उसको अपने लिए क्या चाहिए था, किस तरह का उसको चाहिए था, उसने उस संविधान को अपने हिसाब से गढ़ा, अपने हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से मूल अधिकार बना लिए, अपने हिसाब से जो गरीबों के लिए है वो राज्य को कह दिया कि वो राज्य को निर्देश दे दिया कि राज करेंगे, राज बनाएंगे, प्रांत बनाएंगे, प्रांत उनके लिए बनाएंगे, उनके लिए व्यवस्था करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो चौथी सूची है वो उनको डाल दिए गए। तो संविधान में कहीं भी मूल अधिकार भी हैं तो वो एक वर्ग विशेष के ही लिए मूल अधिकार है, जनता के लिए तो कुछ है ही नहीं उसमें। जनता के मूल अधिकार नहीं, वो राज्य के मूल अधिकार है। राज्य अपने हिसाब से उनको हैंडल करता है मूल अधिकार। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी को मूल अधिकार है तो उसका कोई उपचार हो, उपचार जब तक नहीं होता है तो वो अधिकार का कोई मतलब नहीं होता। तो संविधान में अधिकारों का, मूल अधिकारों का कोई उपचार का प्रावधान नहीं है। जहाँ तक बात कही न्याय की, सामाजिक न्याय की, डॉक्टर अम्बेडकर ने 27 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर भाषण देते हुए